अब स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट। इसमें अगर जो आर्टिस्ट है वो फ्लॉक, क्लासिकल, कार्नेटिक, म्यूजिक, डांस या थिएटर फॉर्म ऑफ कोई आर्ट परफॉर्म कर रहा है और वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1,50,000 है तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाती है। बट अगर वो मोर देन 1,50,000 है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर कोई आर्टिस्ट मॉडर्न फॉर्म, वेस्टर्न, म्यूजिक, डांस, थिएटर इनमें से कुछ परफॉर्म कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो कोई भी एज आर्टिस्ट ब्रांड एम्बेसडर है, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो फ्लॉक है, क्लासिकल, कार्नेटिक, वेस्टर्न, मॉडर्न, या फिर कोई डांस कर रहा है, म्यूजिक कर रहा है, थिएटर कर रहा है, वो सीधा सीधा टैक्सेबल है। बेसिकली अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है तो वो सीधा सीधा टैक्सेबल है। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ, मतलब वेस्टर्न, फ्लॉक, क्लासिकल क्या कर रहा है या फिर डांस, म्यूजिक, थिएटर कुछ भी कर रहा हो। बट अगर कोई इंडिविजुअल है वो टीचिंग या ट्रेनिंग कर रहा है, सर्विस टू अदर इन म्यूजिक और डांस फॉर्म, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है 12AA के अंदर, वो डांस कैंप लगा रही है या फिर म्यूजिक कैंप लगा रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है म्यूजिक डांस में तो वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA के अंदर कोई कैंप लगा रही है, जैसे कैंपिंग होते हैं ना, समर कैंप वैसा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर एडमिशन ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई इवेंट है उसमें एडमिशन हो रहा है, मतलब तुम उसमें जा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर एज अ, मतलब ऑडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हो या परफॉर्मर। तो अगर तो तुम म्यूजियम जा रहे हो, जू जा रहे हो, नेशनल पार्क जा रहे हो, मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे हो, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट जा रहे हो महरौली की, तो एग्जेम्प्ट माना जाता है। जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है। बट अगर तुम सर्कस जा रहे हो, कोई डांस परफॉर्मेंस है, कोई थिएटर है, कोई दिलजीत दोसांझ या करण औजला का कॉन्सर्ट है, कोई प्लानिटेरियम है, जैसे दिल्ली में नेहरू प्लानिटोरियम है, फिर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, ये हमने स्पोर्टिंग वाले आरसीएम बेसिस वाले उसमें भी पढ़ा है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फर्म, ये पूरा जुड़ा हुआ है कि कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है फर्म के द्वारा, और ये पेपर में भी आया हुआ है इस अटेम्प्ट में। तो उसमें हम टिकट प्राइस देखते हैं इन सब में। अगर कुछ भी लाइक टिकट जो होती है ना इन सब की, तो उनमें टिकट प्राइस देखते हैं। अगर तो वो लेस देन 500 है, मतलब 499 तक है, तो एग्जाम्प्ट है। पूरा 500 है तो भी एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। बट जैसे ही वो 500 से आगे हुआ, जैसे 501 हुआ, तो वो टैक्सेबल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या एग्जाम्प्ट है? अगर तो प्राइमरी मार्केटिंग पैकेजिंग है तो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई सेकेंडरी मार्केटिंग पैकेजिंग है तो वो टैक्सेबल है सीधा सीधा। ठीक है। अब फिर पहले इनको देखते हैं। अगर कोई वेयर हाउसिंग ऑफ पल्सेज हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। कोई रिटेल पैकिंग हो रही है फ्रूट की या वेजिटेबल की, वो एग्जाम्प्ट है। अगर सप्लाई कर रहे हैं फार्म लेबर तो वो एग्जाम्प्ट है। कोई एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है। कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड है, एपीएमबी है, वो एग्जाम्प्ट है। कोई कमीशन एजेंट है फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई कमीशन दे रहे हो एजेंट को सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन है तो वो एग्जाम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीन, कोई एग्रीकल्चर एग्रो मशीन है उसको रेंटिंग पे बेच रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट है। फिर हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर तो वो किसी अदर एनिमल्स की है तो वो एग्जाम्प्ट है। बट मतलब इससे पहले और पहले पढ़ लेते हैं। अगर सेरिकल्चर, हॉरिकल्चर कर रहे हो अदर एनिमल्स की, वो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई फ्यूमिगेशन कर रहे हो फार्म की तो वो एग्जाम्प्ट है। वेयर हाउस की कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। अब ऊपर वापस देखते हैं, हॉर्सेस की कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होता है। ये हमने वैसे तो उसमें भी पढ़ा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्स के अंदर, कि आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है। हाउसेज लिखा है, ये गलत है, हॉर्सेज, HOR, हाउसेज लिखा गया गलती से, हॉर्सेज है ये। और यहाँ पे रियरिंग ऑफ हॉर्सेज, अलग से हाउसेज नहीं है, हॉर्सेज ये टैक्सेबल है। यहाँ पे वेयर हाउस, ये वेयर हाउस नहीं है।
वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। उसके बाद कोई लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउस ऑफ राइस कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट होता है, बट अगर माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है तो वो टैक्सेबल होता है। अगर हम लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग कर रहे हैं राइस की तो वो एग्जम्प्ट होगा, बट अगर हम माइलिंग कर रहे हैं पैडी इनटू राइस तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोई एजुकेशनल सर्विस है। अब पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन होते हैं। स्कूल हो सकता है, स्कूल में प्री स्कूल हो सकता है, हायर सेकेंडरी स्कूल हो सकता है। इस पे थोड़ा ये है, हाँ। एफिलेटेड सर्विस बाय सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, स्टेट एजुकेशनल बोर्ड। इसमें जो स्कूल हैं वो एस्टैब्लिश की गए हैं CGSGLA द्वारा, वो एग्जाम्प्ट है। बट कोई अदर स्कूल है जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई स्कूल खोला हुआ है तो वो टैक्सेबल हो गए हैं। ये अभी नई अमेंडमेंट आई है, लेटेस्ट जो भी थी। तो स्कूल में प्री स्कूल हाई स्कूल वो, और अगर कोई गवर्नमेंट का है तो वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होंगे अगर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने खोला है। या फिर कोई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ ऑफ इंडिया, मतलब कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है। बट इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते अगर कोई प्राइवेट कोचिंग खोल के बैठा हुआ है, या फिर कोई क्वालिफाइड रिकॉग्नाइज बाय फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री ने कोई कोर्स को रिकॉग्निशन दे रखी है तो वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा इस चैप्टर के अंदर। इसके लिए बेसिक है कि जो वो है वो रिकॉग्नाइज बाय इंडिया में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर वो फॉरेन में होती है तब भी मैटर नहीं करता, अगर कोई प्राइवेट कोचिंग है वो भी मैटर नहीं करती। बट अगर इसमें ITI देखते हैं, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली। ITI क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ITC होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। अब इन्हें एफिलिएटेड होते हैं ये NCVSVT। NCVT है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो और IIMs, ठीक है। अब ITI जो होता है उसमें हम प्राइवेट को भी लेते हैं, जो ITI था इसमें हम प्राइवेट को भी लेते हैं, गवर्नमेंट को भी लेते हैं। और ये दोनों जो भी कोर्स कोर्स ऑफर करती हैं, अगर तो वो डेजिग्नेटेड ट्रेड से रिलेटेड है तो ये वैलिड है। बट अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड से रिलेटेड है तो ये क्वालिफाई नहीं करेंगे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे IIM हो, ITC हो, ITI हो, उसका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है, पेंसिल ना यार, एक मिनट। अगर वो एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी सर्विस दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होगा GST में से। फिर हम बात करते हैं अगर कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसमें फैकल्टी का ट्रांसपोर्ट, स्टाफ, स्टूडेंट्स इनका ट्रांसपोर्ट है, स्कूल के लिए कर रहा है, अगर रिसिप्टेंट स्कूल है तो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई अदर है, अदर देन स्कूल, जैसे कॉलेज हो गया, कोई और हो गया, तो उस पर हम टैक्सेबल होता है GST में। फिर हम बात करते हैं केटरिंग सर्विस। अगर कोई केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, यहाँ पे हमने देखा एनी पर्सन, अगर कोई केटरिंग सर्विस दे रहा है, स्कूल को दे रहा है एग्जाम्प्ट है, अदर्स को दे रहा है टैक्सेबल है। अगर केटरिंग और मैस सेम सेम सी होती है, पर मैस में थोड़ा डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर रखी है कि अगर तो मैस तुम्हारी सेल्फ ओन्ड है, तुम्हारी खुद की मैस है, तो स्कूल और कॉलेज इन दोनों में एग्जाम्प्ट होएगी। बट अगर आउटसोर्स कर रखी है मैस थर्ड पर्सन को, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट होगी, कॉलेज के लिए भी टैक्सेबल होगी, इसके लिए भी टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि तुमने यहाँ सेल्फ ओन्ड में लिख दिया, मैथ्स के उसमें सेल्फ ओन्ड में लिख दिया कि स्कूल और ये कॉलेज दोनों एग्जाम्प्ट है। आउटसोर्स थर्ड पर्सन जैसे ही हुआ तो स्कूल तो हमेशा ही एग्जाम्प्ट है, स्कूल तो कुछ भी हो वो हमेशा ही एग्जाम्प्ट होगा। एक बता दूंगा उसमें वो एग्जाम्प्ट नहीं है, बट स्कूल कुछ भी आ जाए, जब तक वो स्कूल है, प्री स्कूल, हाई स्कूल और गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट रिलेटेड स्कूल है, चैरिटेबल वाला नहीं है, तब तक वो एग्जाम्प्ट है। अब इसमें सेल्फ ओन्ड वाले में कॉलेज जो है वो एग्जाम्प्ट है, और आउटसोर्स वाले में जो कॉलेज है वो टैक्सेबल है। अदर्स तो हमेशा टैक्सेबल होंगे होंगे। उसके बाद अगर हम कोई सिक्योरिटी सर्विस या क्लीनिंग सर्विस की बात करें, अगर तो वो इनसाइड हो रही है स्कूल के, तो वो टैक्सेबल मतलब एग्जाम्प्ट है।
ओनली स्कूल में एग्जम्प्ट, अगर किसी और में हो रही है तो वहाँ पे इनसाइड टैक्सेबल है, अगर तो आउटसाइड हो रही है तो यहाँ पे स्कूल टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हम सिक्योरिटी वाले आईसीएम जब था उसमें भी पढ़ चुके। हाँ, अब बात करते हैं अगर कोई ऑनलाइन जर्नल्स हो रही हो, पीरियोडिकल्स हो, तो ये एग्जाम्प्ट होती है सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ये टैक्सेबल होंगी, स्कूल में भी टैक्सेबल होंगी, अदर्स में भी। यहाँ पे बेसिकली जो स्कूल है ना, इधर ही हो गया टैक्सेबल, इधर टैक्सेबल हो गया। और जो ये हमने आउटसाइड पढ़ा कि आउटसाइड वाले में ये इधर टैक्सेबल हो गया स्कूल वाला। उसके बाद आईएएम में अगर तो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है तो वो एग्जाम्प्ट है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अगर कोई ड्यूअल कोर्स है, मतलब कोई दो कोर्स टाइप से हैं, जैसे बीएलएलबी हो गया, अब उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज बाय लॉ है तो एग्जाम्प्ट है। अब उन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं बट नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ, तो उन पे हम टैक्स मतलब जीएसटी लगाएंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियली बंडल बेसिकली मिक्स सप्लाई, वो सेपरेट नहीं हो सकते, तुम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो जीएसटी लगेगा हायर रेट पे। ठीक है, मिक्स्ड सप्लाई जैसा वो है। उसके बाद अगर हम बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें, पहले हमने हाई स्कूल प्री स्कूल की बात की, अब बोर्डिंग स्कूल में एजुकेशन अकोमोडेशन ये सब फूड सब नेचुरली बंडल्ड होते हैं, कंपोजिट सप्लाई बन जाती है और वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट है। जब तक वो बोर्डिंग स्कूल है ना तब तक उसमें सब एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फी चार्ज कर रहा है कैंपस रिक्रूटमेंट सर्विस, जब हम कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, जैसे वो नहीं हुई थी 3 इडियट्स में राजू की, तो जब वो कूदा था तो उसकी कैंपस अलॉटमेंट हो गई, तो वो उसने वो की थी, तो बेसिकली उस पर जीएसटी लगता है। फिर आता है हेल्थ केयर मेडिकल क्लिनिकल सर्विस, अगर तो ये मोर देन 5,000 है तो ही ये टैक्सेबल होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ये लेस देन 5,000 है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, फिर वो एग्जम्प्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो अब इसमें कौन कौन सी एग्जम्प्ट है, थोड़ा इसकी भी वाले बात कर लेते हैं। जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, ऑथराइज प्रैक्टिशनर है मेडिकल का या पैरामेडिक्स है, तो इनके जो पेशेंट्स को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, ये पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर जब तक वो सर्विस, एक सेकेंड, जब तक वो सर्विस कोई डायग्नोसिस की है, ट्रीटमेंट की है या फिर ऑपरेशन थिएटर में जाके कोई भी ने सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट होती है। ये एम्बुलेंस वाला बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट ये एग्जम्प्ट होती है। अगर कोई पैथ लैब सर्विस हो, कोई अपना ब्लड सैंपल या ऐसे कोई पैथोलॉजी पढ़ के पैथ लैब में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। आईवीएफ नकली बच्चा नकली नहीं, आर्टिफिशियली बेसिकली प्रेग्नेंट हो रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट होती है। फिर कुछ तो ये पैलिएटिव केयर होता है, इल पेशेंट्स की केयरिंग होती है, वो एग्जम्प्ट होती है। फिर अगर तुम कॉस्मेटिक्स, ये वाला थोड़ा important है, अगर तुम कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो और वो रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस के लिए है तो वो एग्जम्प्ट है। बट अगर यही कॉस्मेटिक सर्जरी तुम किसी और रीज़न के लिए करा रहे हो, मतलब वो रिस्टोरेशन के लिए नहीं है, वो इसके लिए है ताकि तुम्हें अच्छा दिखना हो, तुम्हें बॉलीवुड में जाके एक्टर बनना है, तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अगर तुम कॉर्ड ब्लड बैंक प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट फैसिलिटी दे रहे हो तो वो टैक्सेबल है। अगर तुम रेंटिंग ऑफ शॉप्स कर रहे हो वो टैक्सेबल है। डिस्प्ले ऑफ एड्स कर रहे हो वो टैक्सेबल है। अगर तुम किसी वेटिनरी सर्विस दे रहे हो, मतलब जो पालतू कुत्तों, मतलब एनिमल्स का डॉक्टर, एनिमल्स की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सीनियर डॉक्टर है वो कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल उसके कोई रिटेंशन चार्जेस भी ले रहा है तो वो और वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, बेसिकली ये इनडायरेक्टली पेशेंट को सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल के थ्रू। ठीक है, हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को सर्विस दे रहा है, तो जो भी पेशेंट पैसा देता है ना हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल उसके रिटेंशन चार्जेस करता है। उसके बाद वो बेसिकली, हाँ, क्या बोल रहा था मैं, सीनियर डॉक्टर है, उसने कंसल्टेंसी सर्विस दी हॉस्पिटल के थ्रू, हेल्थ सर्विस दी पेशेंट को, तो ये हर केस में एग्जाम्प्ट होगी, हर जगह ये एग्जाम्प्ट 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 है। ठीक है,
उसके बाद अगर कोई रेंटिंग ऑफ हॉस्पिटल रूम सर्विस है, अगर तुमने हॉस्पिटल रूम रेंट पे लिया है और अगर उसका वो 5,000 से कम है या फिर इक्वल्स टू 5,000 है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। 5,000 या फिर 499 या उससे कम तो वो एग्जम्प्ट है। बट अगर मोर देन 5,000 है, 5,001 भी हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट, इस लिमिट की एक्सेप्शन है कि ये लिमिट अप्लाई नहीं करती आईसीयू के केस में। अगर तुम आईसीयू में स्टे कर रहे हो तो तुमने 10,000 भी दिए हो, तुम एग्जम्प्ट हो। आईसीसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, इन सब केसेस में तुम एग्जम्प्ट हो गए, लिमिट मैटर नहीं करती। अब तुम फूड सप्लाई किया है, हॉस्पिटल ने, मेडिकल स्टाफ ने कोई फूड सप्लाई किया है, अब उसने फूड दिया एडमिटेड पेशेंट को, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर कोई और बंदा मतलब वहाँ की कैंटीन से जाके फूड खरीद रहा है तो ये टैक्सेबल होगा और इस पे आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोई बैंकिंग सर्विस है, बैंक ने बेसिकली लोन प्रोवाइड किया किसी पर्सन को, उस पर्सन ने इसको इंटरेस्ट ला के दिया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट है डिपॉजिट एडवांस लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एडवांस लोन, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। इंटरेस्ट लगा रहे हो उस पर जीएसटी थोड़ी लगाओगे, ठीक है। बट अगर बैंक जो है वो कन्वर्जेस चार्जेस कर रहा है, चार्ज फ्रॉम एनी पर्सन, तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर बैंक ने कन्वर्जन चार्जेस लिए किसी पर्सन से तो उस पर जीएसटी लगता है। अगर बैंक ने कन्वर्जन चार्जेस लिए बैंक से ही, मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक से कन्वर्जन चार्ज लिया, तो वो एग्जम्प्ट है। ये वाला ही बेसिकली यही एक एग्जम्प्ट है इस पूरे उसमें, ये वाला एग्जम्प्ट है। अब हम लास्ट देखते हैं कि बेसिकली आरबीआई ने कन्वर्जन चार्जेस लिए हैं बैंक से, आरबीआई ने कन्वर्जन चार्जेस लिए हैं बैंक से, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ये केस थोड़ा अलग है, इसीलिए होना तो नहीं चाहिए बट वो कहते हैं नहीं, हम इस पे भी कन्वर्जन चार्जेस लेंगे। अब दे रखा है तो भाई एज इट इज है। उसके बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आती है, इसमें हम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस की बात करते हैं। अगर तो ये रजिस्टर्ड है, मतलब इनकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर तो ये रजिस्टर्ड है तो ये 7,500 पर फ्लैट के ले सकते हैं। अगर ये मोर देन 7,500 ले रहे हैं तो उस पर जीएसटी टैक्स भी लगता है, उस पर आईटीसी भी मिल जाता है। बट अगर ये लेस देन 7,500 या फिर इक्वल टू 7,500 ले रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, जो ये ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे रजिस्टर्ड थी, और अगर रजिस्टर्ड थी और ये मोर देन 7,500 ले रही थी तो उस पर टैक्स भी लगता है, आईटीसी भी मिल जाता है। अगर ये लेस देन 7,500 ले रही थी या इक्वल्स टू 7,500 ले रही थी तो ये सीधा सीधा एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर तो ये नॉन रजिस्टर्ड है तो कितना मर्जी हो, 7,500 हो, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, वो सारा एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, एज इट इज। और अगर ये वाला थोड़ा अलग है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर तुमने कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गए, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो बेसिकली, ये तुम्हारे पीओवी से बात करते हैं, ये तुम्हारा पीओवी है, तुम एजेंट की तरह काम कर रहे हो। तुमने पहले तो मनी कलेक्ट करी मेंबर्स से अपने, ठीक है। उसके बाद तुमने उस मनी को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पे कर दिया, पेड टू फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी प्लांट। तुमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पे कर दी ये मनी, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी थे, तुमने पहले मेंबर से मनी कलेक्ट करी, उसके बाद तुमने जाके पे कर दी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, और तुमने एज एन एजेंट एक्ट किया, तो ये बेसिकली एग्जम्प्ट होएगा। उसके बाद अगर तुमने कोई लीजिंग सर्विस प्रोवाइड किया है, अगर तुम स्टेट गवर्नमेंट हो, तुमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, या फिर तुम एक एंटिटी हो विच in which the state government, central government, union territory holds more than 20%, ठीक है। और तुमने किसी पर्सन को वो किया है, मतलब लीज पे दी है, लॉन्ग टर्म लीज पे तुमने वो दी है जो मोर देन या इक्वल टू 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स से लॉन्ग टर्म लीज दिया किसी पर्सन को, तो वो जो भी तुम्हें पेमेंट देगा उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो पेमेंट एग्जम्प्ट होती है। जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट एग्जम्प्ट होएगी। उसके बाद अगर तुमने प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज दी है, तुम एक फ्लैट खरीद रहे हो, पहले तो तुमने लैंड देखी 3 करोड़ की, मतलब एक व्यू होता है कूड़ेदान का, दूसरा व्यू है पानी का, लेक व्यू। कभी कोई उदयपुर गया हो तो वहाँ पे लेक व्यू जो है ना, उनके रूम्स के रेट अलग अलग होते हैं। तो तुम अपना प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज कि तुम्हें कौन सी लोकेशन पे रूम चाहिए,
लेक व्यू चाहिए, कोई पैलेस का व्यू चाहिए, तो उस हिसाब से तुम उस व्यू के चार्जेस दे रहे हो, नाइस व्यू के चार्जेस दे रहे हो, तो ये तुम चार्जेस जो दे रहे हो ना, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और वैसे भी और इसमें अलग से है कि जब हम लैंड की सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, जो शेड्यूल 3 में भी हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज है कि वही व्यू के तुम पैसे दे रहे हो, कि तुम्हें अच्छा व्यू देखना है उसके तुम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो उसका तो उसके लिए तुम्हें जीएसटी पे नहीं करना होता, बट ऑब्वियसली तुम 1 करोड़ एक्स्ट्रा पे करोगे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे, ऐसा नहीं 1 करोड़, तुम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, बट उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता। तुम्हारी जेब से 1 करोड़ तो जाएगा ना एक्स्ट्रा, तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है। और उसके बाद अगर तुम कोई जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो स्पेसिफिक स्कीम के अंदर, तो वो एग्जम्प्ट होती है। अगर सर्विस बाय रे ऑफ री इंश्योरेंस, अगर तुम उसी स्कीम की री इंश्योरेंस कर रहे हो इंश्योरेंस स्कीम की, तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। पहले तुमने जनरल इंश्योरेंस की, फिर तुमने उसकी री इंश्योरेंस की उस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, तो वो एग्जम्प्ट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोई टूरिज्म सर्विस है, अगर तो वो इंडिया में है तो उस पर जीएसटी लगा दो, अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो एग्जम्प्ट हो जाती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। अगर तुम इंडिया में हो और आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों जगह तुम घूमे हो, ऐसा मान लेते हैं तुम्हारे पे इतने पैसे थे, तुम दोनों जगह घूमा है, तो तुम दोनों 10 लाख जो है, अगर तुम उसे प्रोपोर्शनेट कर सकते हो, तो उसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। एक दिन तुम गोवा में रुके, 4 दिन तुम दुबई में रुके, तो अब इसमें एग्जम्प्ट होता है जो लोअर ऑफ एग्जम्प्ट फॉर आउटसाइड इंडिया। अब इसमें एग्जम्पशन जो आउटसाइड इंडिया वाला है, इसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं लोअर अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन फॉर आउटसाइड इंडिया, हम चेक करते हैं प्रोपोर्शनेट करके। दुबई में रुका 4 दिन, तो 10 लाख पहले 4 दिन के हिसाब से 8 लाख रुका। उसके बाद हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ हाफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख, 10 लाख का आधा कितना हुआ, 5 लाख, तो हाफ ऑफ कॉस्ट कर दिया इतना, जो लोअर है, लोअर कितना हुआ, 5 लाख, तो तुम्हारे से 5 लाख एग्जम्प्ट होगा आउटसाइड इंडिया वाले में। कॉस्ट तुम्हारी बनी 8 लाख की, 8 लाख में से सिर्फ 5 लाख तुम्हारा एग्जम्प्ट होएगा, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विस पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस में आईसीएम याद हो तो, अगर बिल्डर ने प्योर लेबर सर्विस प्रोवाइड की, मटेरियल प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को ही ये सर्विस दे रहे हैं आवास योजना के चलते, तो ये एग्जम्प्ट होती है। और अगर इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सिंगल, यहाँ पे सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, यूनिट कॉम्प्लेक्स नहीं, यूनिट, प्योर लेबर सर्विस है, एग्जम्प्ट है। अगर रिपेयर कर रहे हैं सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की, तो वो सीधा सीधा टैक्सेबल है। अगर इसमें मल्टी स्टोरी है, अगर जो यूनिट था ना, सॉरी, अगर ये सिंगल था तो आए मल्टी स्टोरी बन गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये रेजिडेंशियल यूनिट से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। प्योर लेबर सर्विस ही है, अगर कोई और लेबर सर्विस हुई तो भी टैक्सेबल बन जाएगा। फिर हमने आईसीएम के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन ने सोल्ड कर दिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, हमने वहाँ पढ़ा था बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आफ्टर लिखा है, वहाँ हमने पढ़ा था बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, तो टैक्सेबल हो जाएगा आईसीएम। मतलब वहाँ पे भी हमने पढ़ा था आफ्टर करे या उसके बीच में करे, बेसिकली आफ्टर डेवलपमेंट के ट्रांसफर राइट बिल्डर को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो आईसीएम बेसिस पे बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, इसको अलग में कराऊंगा।